नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। हमें डराने की, बदनाम करने की कितनी भी कोशिश ये लोग कर ले, लेकिन हम झुकने वाले में से नहीं है। अगुस्ता चौपर मामले पर संसद से सड़क तक घमासान। कांग्रेस ने निकाला मार्च, प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया पलटवार। मेरा रिश्तेदार इटली में रहता है, नहीं रहता है ना? उत्तराखंड में हरीश रावत को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिया शक्ति परीक्षण का आदेश। कांग्रेस के 9 बागी विधायक नहीं दे सकेंगे वोट। कमजोर कारोबार के बाद बाजार में शानदार रिकवरी। सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से करीब 200 पॉइंट ऊपर। ऑनलाइन ज्वेलरी साइट कैरेट लेन में कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदेगी टाइटन। बोर्ड ने दी खरीदी के लिए मंजूरी। जून के मध्य तक हो सकता है फैसला। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों को दी बड़ी राहत। कंपोनेंट इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती। महाराष्ट्र में बीफ पर जारी रहेगा बैन, लेकिन बीफ खाने और दूसरे राज्यों से लाने पर नहीं रहेगी पाबंदी। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में दे सकती है चुनौती। आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अक्षय तृतीया पर ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑनलाइन ऑफर्स की भरमार। गहनों पर 10 से 25% का मिल रहा है डिस्काउंट। उत्तराखंड में मचे सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार असेंबली में फ्लोर टेस्ट कराने पर सहमत हो गई है। फ्लोर टेस्ट 10 मई को होगा, जिसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। फ्लोर टेस्ट के जो भी नतीजे होंगे वो 11 मई को सील बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और राज्य के डीजीपी को भी हिदायत दी है कि सभी योग्य सदस्य वोटिंग में जरूर हिस्सा लें। हालांकि इस टेस्ट में कांग्रेस के 9 बागी विधायक हिस्सा नहीं लेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 10 मई को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर कहा है कि उत्तराखंड में काफी समय से मंडरा रहे विधायक उठाऊ गिद्धों से अब उत्तराखंड को राहत मिल जाएगी। विधायक उठाऊ जो गिद्ध उत्तराखंड के राजनीतिक मंडल पर मंडरा रहे थे, एक जा रहा था, दूसरा आ रहा था, जिनका कोई लेना देना उत्तराखंड से नहीं है, वो लगातार झपट्टा मार स्टाइल में विधायकों को खरीदने आदि की जो कोशिश कर रहे थे, इससे उत्तराखंड को 10 तारीख को निजात मिल जाएगी। वहीं कांग्रेस बागी विधायक विजय बहुगुणा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, उसे स्वीकार किया है। उनके हिसाब से फ्लोर टेस्ट होना जरूरी था। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और उसके सबको उसका स्वागत करना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने विधानसभा को निलंबित किया था, भंग नहीं किया था, इसलिए फ्लोर टेस्ट तो होना ही था और फ्लोर टेस्ट किया है। उन्होंने जो आशंकाएं थी हमारी कि अध्यक्ष जी जो है वो निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं भेजेंगे, तो उन्होंने अपना पर्यवेक्षक भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता भगत सिंह को यकीन है कि उत्तराखंड में बहुमत हासिल होगी। राष्ट्रपति जी ने किया है, यही तो केंद्र सरकार ने जो उनको एडवाइस किया होगा, यही तो क्या था कि भाई आप डिसॉल्व मत करिए विधानसभा, लेकिन क्योंकि सरकार गिर गई तो इसलिए उसको भंग करिए। 9 जो डिस्क्वालीफाई एमएलए हैं वो भी वोट अब नहीं कर पाएंगे। नहीं, अब ये कोर्ट का जो निर्णय होगा इस संबंध में तो जो कानूनविद है वही बताएंगे ना। मैं ये सब चीजें थोड़ी जानता हूं, मैं तो ये जानता हूं कि हमारे वहां बहुमत है, वो बहुमत सिद्ध करेंगे। वैसे उत्तराखंड का अंक गणित फिलहाल हरीश रावत के पक्ष में नजर आ रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 71 सीट है और सरकार बनाने के लिए 36 सीटों का बहुमत चाहिए। इसमें से 9 बागी विधायकों समेत कांग्रेस के पास 36 सीट है, जबकि भाजपा के पास 28 सीट है। वहीं राज्य में 3 निर्दलीय विधायक, 2 सीटें बीएसपी, 1 यूकेडी और 1 नॉमिनेटेड है। अब अगर 9 बागी विधायकों को हटा दे तो कुल वोट बचते हैं 62। अब जो भी पार्टी सरकार के लिए बहुमत साबित करेगी उसे सिर्फ 32 सीटों की जरूरत होगी।
उत्तराखंड की सियासी पिक्चर इतनी सीधी भी नहीं है। 9 बागी विधायकों के निलंबन के मामले की कल उत्तराखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है और अगर कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को रद्द कर दिया तो वो भी वोट डाल सकेंगे और ऐसे में रावत सरकार मुश्किल में आ जाएगी। बीएसपी भी किंग मेकर की भूमिका में है। बीएसपी के 2 एमएलए हैं और अगर वो पाला बदल लेते हैं तो भी पेंच फंस जाएगा। इधर हरीश रावत पर सीबीआई का शिकंजा भी कसता जा रहा है। स्टिंग मामले में सीबीआई ने उनको समन भेजकर 9 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। चुनाव प्रचार पर निकले प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में स्पीच देते हुए ये कहा कि इटली के बहाने निशाना सोनिया गांधी पर साधा। आपका कोई रिश्तेदार इटली में रहता है? कोई रहता है? मेरा रिश्तेदार इटली में रहता है? नहीं रहता है ना। अब वहां की कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान की पिछली सरकार में कुछ लोगों ने पैसे खाए हैं, तो यहां हमें क्या परेशान कर रहे हो भाई? हमने तो इटली देखा नहीं है, हम तो इटली में किसी को जानते नहीं है, हमने इटली के लोगों को कभी मिले नहीं है और फिर भी इटली के लोगों ने उनको गुनहगार बना दिया। हम क्या करें बताओ मेरे भाइयों? ये हेलीकॉप्टर में चोरी करने वालों को सजा होनी चाहिए कि नहीं? कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कितना ही बड़ा क्यों न हो, सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस और बीजेपी अगुस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील का मामला संसद के बाद अब सड़क पर ले आई हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला तो बीजेपी ने भी संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने संसद के आसपास धारा 144 लगे होने के बावजूद मार्च किया। नतीजा, सोनिया गांधी सहित तमाम सीनियर कांग्रेसी नेता गिरफ्तार भी कर लिए गए। हालांकि थाने ले जाने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मौका मिला तो कांग्रेस नहीं चुकी, मोदी सरकार पर पुरजोर तरीके से निशाना साधा। हमें डराने की, बदनाम करने की कितनी भी कोशिश ये लोग कर ले, लेकिन हम झुकने वाले में से नहीं है। आज हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आक्रमण, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। सड़क ही नहीं, लोकसभा में भी अगुस्ता पर जमकर घमासान हुआ। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने अगुस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील में यूपीए सरकार पर सीधा निशाना लगाया तो कांग्रेस ने भी लगे हाथ जांच की चुनौती दे डाली। The truth may lead to very unwanted realism. What we could not do in Bofors, maybe we will do it in Augusta. सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होने दो और अगर वो तैयार है, हम फेस करने को तैयार है। संसद सड़क के बाद अगुस्ता का मामला अदालत में भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि सीबीआई ने 2013 में केस रजिस्टर किया तो अब तक किसी पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। हम आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। एयर टिकट की कीमतों को लेकर डीजीसीए एयरलाइन कंपनियों पर शिकंजा कसने जा रहा है। खबर है कि डीजीसीए बेचे गए टिकटों की कीमतों की ऑडिट करेगा। ये इस बारे में और जानकारी के लिए जुड़ते हमारे सहयोगी रोहन सिंह से। रोहन, ये समझाएं कि आखिर डीजीसीए किन फाइलों को खोलने वाला है, यहाँ पर खंगालने वाला है?
डीजीसीए ने सभी एयरलाइन से कहा है कि जो 20 महत्वपूर्ण रूट्स हैं उनमें हाईएस्ट सेगमेंट में जो आप टिकट बेचते हैं, यानी जो सबसे खर्चीले टिकट बेचते हैं, उसकी पूरी जानकारी दीजिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी फ्लाइट में सीटों को अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है। वही सीट आपको 5,000 रुपए में मिल सकती है, वही सीट आपको 50,000 में भी मिल सकती है। कैसे निर्धारित करती है एयरलाइन कंपनियां, यही जानने की कोशिश कर रही है डीजीसीए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई क्या अनुपात है, ये जानना है बेसिकली। क्योंकि क्या आखिरी समय में जब आप बुकिंग कराते हैं तो क्या एयरलाइन आखिरी समय में ज्यादा सीटें रख लेती हैं ज्यादा सेगमेंट में बेचने के लिए, ये जानकारी है कि क्या ये सीटों की एक तरह की कालाबाजारी है, ये जानकारी लेना चाहती है। रेवेन्यू की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी सभी एयरलाइंस को और मंथली बेसिस पे देनी पड़ेगी। इसके बाद डीजीसीए एक पूरा फॉर्मेट बनाएगी और ये देखेगी कि जो मनमाने किराए का आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कविता, क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट के एक पैनल ने कहा था कि ये पाया था कि एयरलाइंस दोषी हैं मनमाने किरायों के। तो अब ये पहला कदम दिख रहा है और अगर साबित हो जाता है कि मनमाने किराए लिए जा रहे हैं तो एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन मुझे ये समझाएं रोहन कि इस ऑडिट के जरिए आखिर डीजीसीए क्या करना चाहता है और वजह क्या है इस ऑडिट के पीछे? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि अभी आप देखें कि अभी जो है टूरिज्म सीजन आ रहा है और अचानक से कीमतें बढ़ जाती हैं। आज हो सकता है वही टिकट 5,000 मिले और जब कल सुबह आप बुकिंग कराए तो 15,000 में मिल जाए। तो ये डिफरेंस कैसे आता है? आमतौर पर हर फ्लाइट में टिकट्स को सेगमेंट से बांटा जाता है, जिसे बकेट्स कहते हैं। यानी कि अगर 20 सीटें 5,000 में बिक रही हैं तो अगले सेगमेंट में हम 7,000 में बेच सकते हैं अगली 20 सीटों को, उसके बाद 10,000 में बेच सकते हैं। लेकिन कितना बड़ा सेगमेंट होगा इसकी अब तक कोई जानकारी डीजीसीए के पास नहीं है, ये एयरलाइंस अपने पास रखती है। तो कोई बकेट कितना बड़ा होता है ये जानकारी पाने की मुख्य रूप से कोशिश होगी। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एयरलाइंस पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए। रोहन, हम आगे बढ़ते हैं। मोबाइल और ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। इसके अलावा मशीनरी आइटम पर भी इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो गई है और अभी तक 7.5% से 10% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसके अलावा 4% तक स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी लगती थी और सरकार के इस फैसले के बाद मोबाइल कंपनियां सस्ते में अडेप्टर, बैटरी, चार्जर जैसे इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर पाएंगी और सरकार के इस कदम को घरेलू इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को बढ़ावा देने के तौर पर देखा जा रहा है। बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां खराब ग्लोबल संकेत के बावजूद आज भारतीय बाजार मजबूती से डटे रहे। हालांकि शुरुआत कमजोरी के साथ ही हुई, लेकिन निचले स्तरों से आई खरीदारी के चलते सेंसेक्स में 200 पॉइंट की रिकवरी दिखाई दी और बाजार को संभालने का काम किया बैंकों ने। खासकर सरकारी बैंकों में अच्छी मजबूती आज देखी गई। इसके अलावा ऑयल एंड गैस और ऑटो शेयरों ने भी बाजार को सहारा दिया है। हालांकि पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स निफ्टी 1.5% से ज्यादा आज कमजोर हुए। विजय माल्या के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। यूबी ग्रुप की कंपनी मैंगलोर केमिकल ने मैंगलोर ब्रूवरीज में निवेश का फॉरेंसिक ऑडिट करने का फैसला किया है। क्या है ये पूरी खबर, समझते हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत से। हर्षदा, बताइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? ये पहली बार है कि कोई माल्या ग्रुप कंपनी अपने आप पर एक फॉरेंसिक ऑडिट करवा रही है। मैंगलोर केमिकल्स ने इनफैक्ट EY जो एक ऑडिट फर्म है उसको कहा था कि उनका एक ऑडिट किया जाए और शुरुआती जांच में पाया गया है कि मैंगलोर केमिकल्स ने 200 करोड़ का निवेश बैंगलोर बेवरेजेस में किया। यही नहीं, 16.5 करोड़ का निवेश यूबी होल्डिंग्स में भी हुआ है। अब मैंगलोर केमिकल्स ने EY को साफ इंडिकेशन दिया है कि वो एक फॉरेंसिक जांच चाहते हैं इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहां पर इन सौदों में किसी तरह की इरेगुलरिटीज या फिर मिसमैनेजमेंट पाया गया हो। उसी को देखकर अब कंपनी कह रही है कि एक फॉरेंसिक ऑडिट होगा और कंपनी ने, क्योंकि शुरुआती फाइंडिंग्स में उनको लगा है कि शायद यहां पर किसी तरह का मिसमैनेजमेंट होने का संदेह था, एक लीगल गाइडेंस भी उन्होंने मांगी है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है क्योंकि पहली बार कंपनी ने खुद कहा है कि वो अपने खातों की फॉरेंसिक जांच कराएगी। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए हर्षदा। हम आगे बढ़ते हैं। एबीजी शिपयार्ड के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। तय समय सीमा में निवेशक ना तलाश पाने के बाद प्रमोटर्स को कंपनी में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी से हाथ धोना पड़ सकता है। मासन ग्रुप के स्ट्रैटेजिक निवेश से इनकार करने के बाद बैंक SDR लागू कर सकते हैं और जिसके बाद वो कंपनी के एसेट को बेचने के लिए बोलियां बुला सकते हैं। एबीजी शिपयार्ड पर ICICI बैंक की अगुवाई वाले 12 बैंकों के कंसोर्शियम का
का 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और एबीजी शिपयार्ड का कहना है कि कंपनी और बैंक स्ट्रैटेजिक निवेशक तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। उधर आईसीआईसीआई ने खबर पर टिप्पणी से इनकार किया है। और रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अक्षय तृतीया पर ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑनलाइन ऑफर्स की भरमार। कहां मिल रहा है कितना डिस्काउंट, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। सोशल मीडिया पर सरकार को ज्यादा सक्रिय बनाने के लिए एक नई तरकीब सोची गई है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कौन सा मंत्री सोशल मीडिया पर कितना ज्यादा एक्टिव रहता है, ये जानने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रियों की रैंकिंग यहां पर तैयार करेगा। पूरी खबर जानने के लिए जुड़ते हैं सीएनबीसी आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर पीएमओ की ये पूरी योजना है क्या? जो तैयारी है पीएमओ की वो ये है कि कौन से मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या फिर राज्य मंत्री हो, सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव रहते हैं, उनकी एक रैंकिंग तैयार की जाए। यानी सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले मंत्री कौन है और सबसे कम एक्टिव रहने वाले मंत्री कौन है। इसका पैमाना ये होगा कि कौन से मंत्री ट्विटर पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सबसे ज्यादा ट्वीट करते हैं, उनके फॉलोअर कितने हैं, फेसबुक पेज उनका कैसा है, फेसबुक पेज पे वो कैसे एक्टिव रहते हैं, और इन सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है, ये भी देखा जाएगा कि वो लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितने कारगर तरीके से करते हैं। और इन सब के आधार पर रैंकिंग तैयार की जाएगी और फिर अगले महीने मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और उस बैठक में ये रिपोर्ट वहां पर पेश की जाएगी और मंत्रियों को दिखाया जाए कि आप यहां कमजोर रहें, आप यहां मजबूत रहें, और सबका मकसद एक ही है कि सोशल मीडिया पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय करना। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 4 हफ्ते की पैरोल पर रिहा कर दिया है। सुब्रत रॉय की मां का निधन होने के बाद अदालत ने उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के अलावा जेल में बंद सहारा समूह के निदेशक अशोक रॉय चौधरी को भी पैरोल दी है। हालांकि अदालत ने कहा है कि सहारा प्रमुख के वकील को यह आश्वासन देना होगा कि वो भागने की कोशिश नहीं करेंगे और सुब्रत रॉय पुलिस की देखरेख में ही रहेंगे। आपको बता दें कि सुब्रत रॉय निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए ना चुकाने के मामले में 4 मार्च 2014 से तिहाड़ जेल में बंद है। दिग्गज ज्वेलरी कंपनी टाइटन ऑनलाइन बाजार में अपनी पकड़ जमाने के लिए ऑनलाइन ज्वेलरी कंपनी कैरेट लेन का अधिग्रहण करने वाली है। अपने नतीजों के साथ कंपनी ने इस अधिग्रहण का भी ऐलान किया है। आइए इस पर और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारी संवाददाता राधिका कुमार से। राधिका, बताएं कि आखिर टाइटन की पूरी तैयारी क्या है? बिल्कुल कविता, तो टाइटन इंडस्ट्रीज ने एक्सचेंजेस को ये जानकारी दी है कि वो ऑनलाइन ज्वेलरी कंपनी कैरेट लेन को खरीदेंगे। ये डील संभावना है कि जून इस साल पर खत्म होगा और ये एक ऑल कैश डील होगा जहां टाइटन इंडस्ट्रीज कैरेट लेन में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदेगी। आपको बता दें कि कैरेट लेन की शुरुआत 2007 में हुई थी। कंपनी एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, लेकिन ऑनलाइन कारोबार के साथ उनके काफी ऑफलाइन स्टोर्स भी है। कंपनी में अब तक वेंचर फंडिंग से $60 मिलियन निवेश जुटाया है और इसमें टाइगर ग्लोबल भी शामिल है। माना जा रहा है कि इस डील के बाद शायद टाइगर ग्लोबल इस कंपनी से एग्जिट करे। बिल्कुल, शुक्रिया राधिका इन तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगले हफ्ते 9 मई को अक्षय तृतीया है। कैसी है बाजार की तैयारी और क्या है उम्मीदें, लेते हैं इसका जायजा। अक्षय तृतीया के मौके पर कस्टमर्स को लुभाने के लिए ऑनलाइन ज्वेलरी पोर्टल्स भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अलग अलग ऑफर्स और इनोवेटिव आइडियाज के साथ ये ज्वेलरी पोर्टल्स इस त्योहार को भुनाने में जुट गए हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है। ऐसे में सोने की दुकानों पर काफी ज्यादा भीड़ भी होती है, लेकिन अगर आप भीड़ और भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल से भी सोने की खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये पोर्टल्स काफी अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स भी दे रहे हैं। ज्वेलरी का जाना माना ऑनलाइन पोर्टल ब्लू स्टोन अक्षय तृतीया के मौके पर कई ऑफर दे रहा है। जैसे 10,000 रुपए से ज्यादा की डायमंड ज्वेलरी खरीदने पर एक सोने का सिक्का मुफ्त दिया जा रहा है। सोने का सिक्का किफायती दामों पर मिल रहा है। जैसे शिपिंग और हैंडलिंग चार्ज को मिलाकर 10 ग्राम का सिक्का 31,600 रुपए में, तो वही 20 ग्राम का सिक्का 63,000 रुपए में मिल रहा है।
इसके अलावा कई गहनों पर कंपनी 0% मेकिंग चार्ज ले रही है और 10 से 25% तक की डिस्काउंट भी दे रही है। यही नहीं, इस मौके पर अलग से एक खास कलेक्शन भी लॉन्च किया गया है। हमने 4 नए कलेक्शन लॉन्च किए हैं अक्षय तृतीया के लिए एंड ये हमारे पास ऑलरेडी 5000 डिजाइन हम लोग हमारे वेबसाइट पे हमारे कस्टमर्स को देते हैं। इसमें से एक कलेक्शन हमारा ग्रेशिया कलेक्शन है, जो एक नई टेक्निक जिसमें हम गोल्ड को हैमर करते हैं और उसके साथ हम वो कलेक्शंस लेके आए हैं। कैरेट लेन भी खास अक्षय तृतीया के लिए खरीदारों को डिस्काउंट दे रहा है। इस साइट पर आपको अलग अलग सोने की ज्वेलरी पर 5 से 25% तक की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा सोने के सिक्कों पर भी खुद को डबल लकी बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। यानी अगर आप एक सोने का सिक्का खरीदते हैं तो आपको उसी वजन का एक चांदी का सिक्का भी मिलेगा। कई जाने माने ज्वेलरी ब्रांड अपने स्टोर के अलावा ऑनलाइन पोर्टल पर भी ऑफर दे रहे हैं। जैसे तनिष्क हर ज्वेलरी की खरीदी पर सोने के सिक्के जीतने का मौका दे रही है। वहीं टाइटन की साइट पर मिल रही तनिष्क की गोल्ड ज्वेलरी पर 9 मई तक 20% तक की छूट मिल रही है। पीसी ज्वेलर्स सोने के सिक्कों पर करीब 7% का डिस्काउंट दे रहा है। प्योर गोल्ड के गहनों पर अगर आप ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो इमिटेशन ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। Voila.com पर ट्रेडिशनल इमिटेशन ज्वेलरी का अच्छा कलेक्शन है, तो अक्षय तृतीया के लिए ये पोर्टल 70% तक का डिस्काउंट भी दे रहा है। इस साइट पर आपको महज 400 रुपए में कृष्णा राधा वाली शुभ ज्वेलरी मिल सकती है। प्रज्ञा सिंह, दिल्ली। तो इस अक्षय तृतीया पर क्या हो सही निवेश, जानने के लिए देखिए आवाज पर महा कवरेज शनिवार और रविवार दिन भर अक्षय तृतीया शुभ निवेश। हम आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन ने खासकर यूथ के लिए एक नया प्लान शुरू किया है। इस प्लान में वोडाफोन के प्रीपेड ग्राहकों को डेटा प्लान, फ्री म्यूजिक और चुनिंदा दोस्तों को फ्री कॉल्स जैसी सेवाएं होंगी और ये सब सेवाएं आप आसानी से अपने मोबाइल ऐप पर बुक कर पाएंगे। साथ ही ऐप को एक नया लुक और नई फील भी दी जा रही है। यूथ पर फोकस करने के लिए वोडाफोन ने एक फन विथ यू कैंपेन भी शुरू किया है। इस कैंपेन में कनन गिल, रफ्तार और टीवीएफ कॉमेडी जैसे इंटरनेट स्टार्स भी शामिल है। इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहे CNBC आवाज पर। नमस्कार। फेमिनिज्म, औरतों को इक्वल राइट्स देने चाहिए, वर्क प्लेस पे इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट्स, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स, वो घर जाती थी और उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता था। As a mother, as a father, what are you doing to change the mindset of the boys today? धीरे धीरे दिखाना चाहिए कि माइंडसेट अलग है, माइंडसेट डिफरेंट है। जेंटल फेमिनिज्म इज व्हाट आई कॉल। और मैं ये भी समझती हूँ कि यूज द पेट्रियार्की टू बीट द पेट्रियार्की। लीडरशिप कोच और लेखिका अपर्णा जैन के साथ देखिए सच का सामना इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर।